अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लिमान के बाहर और आपको मालूम है नाज़रीन कि भारत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी कामयाबी मैदान जंग में हासिल करने के बाद मुल्क में इज़हार तशक्कुर भी मनाया गया और साथ में जो एक एलिमेंट बड़ा खुल के सामने आया बड़े अरसे बाद, वो ये था कि पूरे मुल्क में एक यूनिटी पाई गई, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी। और जब ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त सबसे बड़ा जो खदशा था वो ये था कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, रियासत के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं वो बड़ी डिस्टर्बिंग हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम हालत जंग में जाएँ भारत के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान के अंदर हम एक यूनिटी जो है वो मिसिंग नज़र आए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, जहाँ पे भारत की जारियत के ख़िलाफ़ जब करारदादें मंजूर की गई तो वो भी मुतफ़िका तौर पे कोई डिसेंटिंग वॉइस हमें सुनने को नहीं मिली। और फिर आवाम के अंदर भी, इवन के मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों ने भरपूर पाकिस्तानियत दिखाई और भारत के ख़िलाफ़ सफ़ारा होकर पूरी कौम नज़र आई। तो जो 24 करोड़ आवाम के अंदर यूनिटी नज़र आई है, इस यूनिटी ने ही यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई है। और इस वक्त हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल अरीना के ऊपर भी जो पाकिस्तान से मुतालिक परसेप्शन था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब दुनिया हमें किसी और नज़र से देख रही है, पाकिस्तान को अंगेज करने की बात की जा रही है। मसला कश्मीर की जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद अब वो कहीं किताबों में तो नज़र आएगा बट उसका जिक्र अब डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है कि अब अमेरिका जैसा मुल्क जो मीडिएशन के लिए आगे बढ़ा है वो भी कह रहा है कि इस मसले का हल होना चाहिए और दोनों ममालिक अब डायलॉग टेबल पे आएँ कि जो अब शायद आने भी जा रहे हैं। तो ऐसे में इस यूनिटी को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना है, क्योंकि रहेगी तो जैसे हमने 7 से 10 तारीख तक होने वाली जंग में कामयाबी हासिल की, अब सफारती जंग भी शायद इस यूनिटी के नतीजे में हम जीत पाएंगे। अब इस यूनिटी को कैसे मेक श्योर करना है, हमने कैसे इसको गोया के आगे लेके चलना है और क्या इस मुल्क की पान बिलखुसूस जो ड्राइविंग फोर्स में बैठी जमात है मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वो उसके अदराक रखती है। और फिर जो इस पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात है, अगर जो वो बैठी अपोजिशन बेंचों पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि जिसने अब तक इस सारे अहम मरहले पे हुकूमत वक्त का साथ दिया है, क्या वो भी इस यूनिटी को आगे लेके चलना चाहती है? और अगर इसको मेक श्योर करना है तो उसके लिए बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, हुकूमत वक्त ऐसा क्या करे, अपोजिशन ऐसा क्या करे। तो हमने सोचा कि आज का दिन बड़ा ज़रूरी है कि आए और पार्लिमान में यहाँ मौजूद तमाम मुंतखब नुमाइंदों जमातों के नुमाइंदों से गुफ्तगू की जाए और उनकी आरा जानने की कोशिश की जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JFA हो, तहरीक इंसाफ हो या दीगर छोटी जमातें, उनसे गुफ्तगू की जाए और उनसे जाना कोशिश करें कि इस वहदत को हमने आगे कैसे लेके चलना है। तो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, सवाल वही कि कौमी वहदत के जिसने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी दी है, इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस यूनिटी ने तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हमें एक कामयाबी दिलवाई है और मुल्क के अंदर बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया है, दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बड़ा बेहतर हुआ है। तो सर, इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपका भी एक रोल है, वो प्ले करने जा रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी और बहुत बड़े मकार दुश्मन के ख़िलाफ़ और उनका जो गुरूर था वो गुरूर भी खाक में मिल गया। किसी इतने बड़ी मुल्क को 6-0 से शिकस्त देना और इतनी टेंस सिचुएशंस में, ये बड़ी बात अल्लाह ताला की करम नवाजी है। पूरी कौम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है इस बात पे कि ये हुआ है। ये इस कौम ने बड़ी एकजहती का वो दिया है, मिसाल कायम की है सारे, और ये आगे होना चाहिए। देखिए, कौमें तब बनती है जब अपने ज़ाती इख्तिलाफात बुला के कौम एक एजेंडे पे इकट्ठी हो और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल ढूंढा जाए। सारे लोग ऐसे ही करते हैं और अभी उन लोगों का टेस्ट है जिनके हाथ में ये बाग दौड़ है, जो फैसला साज है, उनको फैसला करना होगा मुल्क को आगे कैसे लेके चलें। क्योंकि अभी तक देखो, पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं करना चाहिए। खान साहब ने भी कहा था जेल पे जब मुलाकात हुई कि रिलैक्स नहीं करना चाहिए, इतिहाद अभी बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि सीज़ फायर तो अभी सिर्फ सस्पेंड ही हुई है। जो मकार दुश्मन है वो तो अभी भी वो नहीं कह रहा, और जो आगे सीज़ फायर है वो दिनों के हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो जब 18 तारीख तक हुई है तो टेंस सिचुएशन है, कौम को वही इतिहाद रखना चाहिए और आपस में भी सीज़ फायर होने चाहिए ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑलिव ब्रांच आपकी तरफ तो बढ़ाई गई, आपको कहा गया कि हम बातचीत करना चाह रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको कॉल भी किए। सर, नाज़रीन को भी बताएं कि तफसीलात क्या हैं, क्या कहा गया? देखिए,
हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़रूर फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा। फ्लोर ऑफ असम्बली पे मैंने कहा था कि मैं वेलकम करता हूँ, खान साहब से पूछेंगे, पार्टी से डिस्कस करेंगे, फिर उनको जवाब देंगे। मैं ज़ाती ख्याल यही है कि यस मसाइल का हल डायलाग में ही ढूंढा जाता है, लेकिन वो किस सूरत हाल से आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में वाज़ेह हो जाए। लेकिन हुकूमत वाकई कह रही है कि अगर NRO की उम्मीद रख रही है तहरीक इंसाफ, नहीं, देखो वो हम पहले दिन से वाज़ेह कर चुके। खान साहब ने कहा डील कोई भी नहीं होगी, ना डील के लिए है। अगर डील करनी होती तो वो जेल में होते, उनकी बीवी जेल में होती। ये तो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है जिसमें खान साहब को रखा है, लेकिन फॉर द ग्रेटर एंड लार्जर इंटरेस्ट खान साहब ने ये ज़रूर कहा है कि डायलाग होने चाहिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत के लिए। तो ये बात भी बहुत सेनेट में सर कल मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर हुई, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर माहौल दोबारा कशीदा नज़र आया। कल मनी बिल था, वो अप्रूव नहीं हुआ, निशानदेही की गई थी, कोरम की पूरा नहीं हुआ। तो सर वहाँ तो माहौल अब दोबारा पुराने इस पे जाने जा रहा है। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, नेशनल असम्बली में भी इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारी रिजोल्यूशन यूनानिमस थी और हुकूमत की जो रिजोल्यूशन हमारे पास आई है, हमने उसको विदाउट एब्स एंड बट्स उसको एक्सेप्ट कर दिया था। कल की जो बात ये थी उसमें इसलिए हुआ कि हमारे जो मीटिंग हुई थी एडवाइजरी कमेटी में, उसमें यह था कि इस वक्त कानून साजी नहीं होगी और सारी डिस्कशन होगी इंडिया पाकिस्तान वाले सिचुएशंस पे। तो इस पे उनको रिमाइंड कराया गया कि आप ये कानून साजी इस वक्त ना करें। ये 1-2 दिन जो है, क्योंकि आज प्रोरोग होना है असम्बली का सेशन, तो यही होना था कि जी आप लोगों की बात करा लें। लास्टली सर, आप चेयरमैन है पार्टी के, क्या वे फॉरवर्ड, क्या सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को कि वादत भी बरकरार रहे और हम अब डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करें, अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करें? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो सबको मिलजुल करके करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का इमेज बढ़े, ये बरकरार रहे, इलाकाई सालमियत जो है वो भी बरकरार रहे, और इंडिया का ये जो चाह रहा था कि जी हमारी इस तरह बालादस्ती होगी वो ना हो। लेकिन आपस में भी इत्तेहाद होना चाहिए और ये मसाइल का हल ढूंढना चाहिए ताकि एज अ कौम भी हम एट पीस, आपस में भी एट पीस हो, न सिर्फ ये कि अपने नेबर के साथ। आप डायलॉग टेबल पे जा रहे हैं हुकूमत के साथ दोबारा? देखिए, आप देखेंगे फ्यूचर में पता चल जाएगा 1-2 दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनफैक्ट पॉजिटिविटी की बात वो भी कर रहे हैं कि ये मुस्बत माहौल जो है इसको आगे चलना चाहिए, और उस हवाले से जो तहरीक इंसाफ का रोल होगा वो प्ले करने के लिए तैयार है। लेकिन हुकूमत वक्त इनिशिएटिव उनके हाथ में, अगर वहाँ से मुस्बत इक़दाम होंगे तो उनका ख्याल ये है कि फिर तहरीक इंसाफ भी उसका पॉजिटिव जवाब देगी। तो आप नाज़रीन कोशिश करेंगे कुछ और सियासी जमातों से भी गुफ्तगू करें कि ये जो एक यूनिटी का एक मोमेंटम सा बना है इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कुछ और आ रहा अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कोशिश करते कुछ और सियासतदानों से बात करें। जी, जो टॉपिक हमने गोया के रखे है आज के शो का, कि बुनियादी तौर पे जो भारत के ख़िलाफ़ हमें इतनी बड़ी कामयाबी मैदान जंग में मिली है, उसके पीछे जो कौमी वहदत, यूनिटी नज़र आई है पूरी कौम में और सियासी जमातों में, हर जगह में देखने को मिली है। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है और इसको मेक श्योर कैसे करना है ताकि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो या दीगर मामलात, उनको भी हम बेहतर अंदाज में हैंडल कर पाएँ। तो हमारे साथ मौजूद है खेल कोस्तानी साहब, आप वफाकी वज़ीर हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइए सर, इस यूनिटी को, इस वहदत को कैसे कैरी करना है, आगे कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो क्रेडिट देना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमारे दुश्मन जो थे IMF को ख़त लिख रहे थे, सियासी जो मुखालिफ थे, और ये कह रहे थे पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो जाएगा, दुनिया को बता रहे थे, पूरी कोशिशें की। और सबसे बड़ी जो अहम बात वो है कि हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे सिपाही सालार हैं, हमारे अफवाज हैं, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई, उनको कमज़ोर करने की, तकसीम करने की तमाम साजिशें की गई। मगर मौजूदा अस्करी और सिविलियन क़यादत ने एक पेज पे होकर उन तमाम साजिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको भी बहाल किया। और अब जब ये चैलेंज आया, जब ये खित्ते की सूरत हाल ख़राब हुई, तब हर तरफ से वही लोग जो पाकिस्तान को IMF को ख़त लिख रहे थे या पाकिस्तान को क्या बोल रहे थे, अगर मैं समझता हूँ ये कामयाबी हुई है पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से, पाकिस्तान के अवाम की यूनिटी से। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर हमारी सिविलियन और अस्करी क़यादत की जो एक पेज पे है, जो हिकमत अमली थी, मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब और बाकी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने जिस तरह ये स्ट्रेटजी बनाई, भारत को नाकामी दिलाई, मैं समझता हूँ दुनिया में पाकिस्तान का केस जो है सुना गया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है, पाकिस्तान में इससे मईशत बेहतर होगी और पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरा है।
और कल आपने ट्रंप को देखा जिस तरह भारत में एप्पल के जो है उसकी वहाँ से कारोबार ख़त्म करने की और पाकिस्तान में मईशत बढ़ाने की और पाकिस्तान में जो एप्पल को कि यहाँ पे कारोबार करें। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में तमाम सरमायाकारी आएगी। और कल आप एक सर्वे देखें कि जो ये बताया गया है कि अगर सरमायाकार नहीं आएंगे तो पछताएंगे, तो पाकिस्तान इस वक्त उन सरमायाकारों के लिए, दुनिया के लिए मैं समझता हूँ अहम, और पाकिस्तान का वो मुकाम जो एशियन टाइगर बनने जा रहा था इस दहशतगर्दी में और इस जंग में कामयाबी से, और इसमें क्रेडिट जाता है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से और जनरल कासिम मुनीर साहब को। लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट खेलदार साहब उनको भी देख के जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर मुतफ़िका करारदादें मंजूर करवाई। मेरी मुराद तहरीक इंसाफ से है, JUF से है। बड़ा पॉजिटिव माहौल रहा है वहाँ पे, और कहा जा रहा है कि इस तरह की कौमी वादत पहली बार देखने को मिली है, तो कम से कम हम कह सकते हैं कि अपोजिशन ने भी थोड़ा बहुत सेंसिबली बिहेव किया है। जी बिल्कुल, देखें जब कौमी बात होती है तो सब जमातें, सब मोहब्बतें, सब एक पेज पे होती है, मगर उस दौरान आप अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की तकरीर निकाल के देख लें, एक एक लफ्ज़ उन्होंने क्या कहा है। मगर हम नहीं चाहते कि इस वक्त हम ये कोई इस किस्म की गुफ्तगू करें, मगर ये तारीख़ में सब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है कि किसने क्या किरदार अदा किया। आप देखें कि IMF को भारत ने कहा कि IMF को तुम वापस चले जाओ, पहले उससे पहले कौन कहता था। तो ये ताने बाने मिले हुए हैं, कोई बात नहीं है, मगर पाकिस्तान की जहाँ बात होगी तो मैं समझता हूँ हम सब कौम एक हैं, और इसी तरह जिस जज्बे से हमने उनके ताकतों का मुकाबला किया, इस जंग में कामयाबी हासिल की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसको आज हम इज़हार तशक्कुर भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर। लेकिन IMF ने तो एक जवाब दिया है भारत को, लेकिन जो आलमी बैंक है, जो गारंटर है हमारे सिंतास मुआहदे का, उन्होंने कहा कि जी हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, दोनों मुल्क आपस में देखें। और आपको मालूम भी है तो जो मोदी सरकार की नई स्टेटमेंट उसमें आई है, उसमें भी ये कहा है कि ये तो वायदा मुअत्तल रहेगा, पानी तो हम रोकेंगे। तो सर अब 18 तारीख आखिरी है सीज़ फायर की, तो उसके बाद रहता कि नहीं रहता, तो क्या करने जा रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के सरबराह की भी आपने बात सुनी, उसका भी कल बयान आया है। मैं समझता हूँ हमने जो हमारी क़यादत ने ये ऐलान किया है कि हम जो पानी हमारा रेड लाइन है, हम इसको वार महसूस करेंगे, तो उसका हम जवाब देंगे। मगर मैं समझता हूँ जो आलमी क़ुव्वतें बीच में पड़ी है, आप तो ये देखें ना, कश्मीर की अब बात हो रही है, सही ट्रंप की तरफ से दोबारा बात, मतलब बात ये कि 75 हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हम ये कामयाबी हमारे फोर्सेस की, हमारे जवानों की कुर्बानियाँ, जदोजहद और बेहतर हिकमत अमली हमारे इदारों की, इससे हमें कामयाबी मिली। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक उम्मीद जो हम चाहते थे, वो नया पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, तो उसका आगाज़ हो चुका है। तो अब मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सिंतास मुआहदा, उनको कानूनी मुआवज़ भी हमारे पास मौजूद है, और मैं समझता हूँ बातचीत जब टेबल पे होगी, तमाम मसाइल, दहशतगर्दी, पानी और ये कश्मीर, ये तीनों डिस्कस होंगे। लेकिन खेलदार साहब, जिनसे जंगें आपने लड़ी हैं, उनके साथ जो डायलॉग टेबल पर बैठने जा रहे हैं, मुल्क के अंदर एक सियासी जमात है जो गुफ्तगू करना भी चाह रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपने की भी है, तो थोड़ा सा मैसेज ये भी जाना चाहिए कि जब अपने लोगों के साथ में मिल बैठते हैं ताकि सियासी इख्तलाफात दूर किए जाएँ, ताकि पार्लियामान स्ट्रेंथन हो, ताकि मैसेज बेहतर जाए पूरे मुल्क में, अक्रॉस द बॉर्डर जाए कि जी पाकिस्तान मुत्तहिद है। इस हवाले से भी कुछ सोच नून लीग की क़यादत में पाई जा रही है। मैं आपको वाज़ेह करूं, बानी PTI को 9 मई में माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मेरा ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती मैं समझता हूँ पाकिस्तानी। ये बात ही मिल के की जा सकती है ना उनसे, सर बात तो करें ना। जी बिल्कुल बात करेंगे, मगर NRO नहीं देंगे। कानूनी जो भी केसेस हैं वो अदालतों में उनको लड़ने होंगे। बातचीत के लिए हमने वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफ़र दिए अपोजिशन को, और उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने उसका मुस्बत जवाब दिया है। PTI में अच्छे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम हो, मिलजुल कर आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी सोच रखने वाले लोग होंगे तो बातचीत भी होगी, और बानी PTI को भी अब फैसला करना है कि वो 9 मई को अगर भूलना है तो 10 मई के वेलकम करे और 10 मई के साथ चले। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहतान साहब, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन बड़ी वजाहत के साथ बता रहे थे कि बुनियादी तौर पे जो एक कामयाबी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मिली है, अगरचे उसमें कौमी वहदत का अपना एक रोल है, लेकिन सियासी जमातों को आगे भी इस तरह का कंडक्ट शो करना पड़ेगा। उस हवाले से अगर किसी से गुफ्तगू करनी है तो पहले भी की गई है, और इस अमल को दोबारा भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे मुल्क का मसला हो तो वहाँ पे सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका मैसेज मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर बड़ा मुस्बत जाता है।
कोशिश करेंगे कुछ और भी सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है कि ये जो एक कौमी वहदत का माहौल बना है इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। तो इस वक्त हमारे साथ एक और रुकन पार्लिमान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। सर, इनफैक्ट ये जो यूनिटी का माहौल इस वक्त बना है, अगर हुकूमत वक्त तो क्रेडिट ले रही है कि जी फ़ौजी और जो सिविल क़यादत है उनकी वजह से कामयाबी मिले हैं। तहरीक इंसाफ ने अगर जो कुछ यूनिटी दिखाई तो है, बट कुछ स्पीचेस ऐसी भी हुई हैं कि जो बड़ी काबिल एतराज़ थी। तो ज़रा क्या कहेंगे, ये यूनिटी को अगर हमने कायम रखना भी है तो कैसे रख पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बहुत ही आपने अहम क्वेश्चन किया है। देखिए सर, एक बात बड़ी दो टोक और वाज़ेह है कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। इसके लिए हमारे बच्चे कुर्बान, हमारी सियासतें कुर्बान, हमारी जायदादें कुर्बान। इसमें कोई न कॉम्प्रोमाइज़ है, न इसमें इफ़ एंड बट्स है जी। ये न सिर्फ सनाउल्लाह मस्ती खेल का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का मौक़िफ़ है। ये बात तो मैं समझता हूँ और यही मौक़िफ़ मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का है। चाहे वो जिस मकतबा फ़िक्र से हो, मेरे मीडिया के भाई हो, मेरा किसान हो, काश्तकार हो, फार्मर हो, सहाफ़ी हो, जो भी मकतबा फ़िक्र से, एक बात क्लियरिटी के साथ ये मैं कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ये कहते कहते रिटायर हो गए कि जी मैंने तो ये फैसला ही नहीं किया था, ये इलेक्शन कमीशन वाले इसकी तशरीह कैसे कर रहे हैं जी। उसके बाद जो है हमें स्पेशल सीट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने वो नहीं माना जा रहा और उसमें जो उनकी इन्होंने फॉर्मेशन की है जुडिशल बेंच की, उसमें जो जजेस होते हैं, हालांकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, समझता हूँ ऐसी बातों को, उनमें उन्होंने जो है उसको शामिल ही नहीं किया जी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, हमारा निशान छीना गया, हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, हमारी लीडरशिप जेल के अंदर पड़ी है। हमने इन तमाम चीज़ों से बाला ताक होकर जब पाकिस्तान की वहदत, पाकिस्तान की यगानगत, पाकिस्तान की सलामती और दिफा का सवाल आया तो हम सीना तान के खड़े हो गए। सही। हमने कहा कि ये क्योंकि इमरान खान आपको पता है कि पाकिस्तान की 80% लोगों का मकबूल लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सही। और इसमें देखें सर, हमारे मैंने देखा जो हमने बिहेव किया है, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो हम हैं। हमने तो जिम्मेदारी भी आपकी ज़्यादा बनती है ना, हमने जिस अंदाज में बिहेव किया, क्योंकि हमारा किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारा वतन है, ये हमारा मदर वतन है, ये कौमी फरीज़ा था, ये हमारा कौमी फरीज़ा है, ठीक है ना जी। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने ये जो हमें फतह दी है, इसमें पाकिस्तान के हर उस वर्कर का, हर उस शख्स का, चाहे वो हमारी अफवाज हो, चाहे वो हमारे मीडिया के भाई हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सियासी जमातें हो, कोई हो, उन तमाम की ये जीत है। ये किसी फ़र्द वाहिद की जीत नहीं है। अगर किसी फ़र्द वाहिद की जीत होती तो वो पाकिस्तान को इकट्ठा कर लेता। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जेल के अंदर होते हुए भी जो इंडिया और मोदी को ललकारा, तो इससे पूरे पाकिस्तान की अवाम जो इकट्ठी हो गई। और आपको ये भी पता है भाईजान कि कल तक जो हमारे भाईजान कह रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, तो आज वही तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आगे बिल्कुल उन्होंने जंग लड़ी पाकिस्तान की, लेकिन सर अब सफारती महाज पे उससे बड़ी जंग लड़नी है हमने। हाँ, ये तो हुकूमत वक्त को आप अनकंडीशनल सपोर्ट देने जा रहे हैं कि जो भी होगा आप हुकूमत वक्त के साथ खड़े होंगे? ये एक दफ़ा फिर आपने, मैं समझता हूँ कि ये एक ज़ीरा के इंटेलेक्चुअल जो साफ़ी का जो नुक्ता होता है, यही होता है कि देखें हमने पोस्ट वार क्या करना है। पोस्ट वार के लिए ये है जी कि फौरी तौर पे जो पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप इमरान खान को रिहा किया जाए, जेल के दरवाजे खोल देने चाहिए, दिल को बड़ा करें, इसको कौमी यकजहती को मज़ीद फ़रोग दें। ये मुकदमा ये चीज़ें चलती रहेंगी। और आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सीजनड आदमी है, पाकिस्तान के जो है वो वज़ीर ख़ारजा रहे, उनको रिहा किया जाए, बैठे IPC बुलाएं, IPC बुला के लाएमल बनाएं। अभी ये नहीं है सर, आपको और को दावत तो दी गई है सर, आपको नहीं सर, आपको IPC बुलानी पड़ेगी। इमरान खान जेलों को बड़ा दिल करना चाहिए ना सर, बड़ा दिल करना चाहिए ना सर। ये सियासतें, ये ओए तोए, ये होती रहेगी। नून लीग से बात क्यों कह रहे हैं कि NRO अगर मांग रहे हैं तो वो तो नहीं मिलने वाला, जो कुछ मिलेगा। देखें जी, हम NRO मांगते हैं ना, हम NRO बिलीव करते हैं ना, डील के कायल है, हम ना डील के कायल है। हम इंशाअल्लाह ताला आईने पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, आईने पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी
और इंडिपेंडेंट मीडिया की जंग लड़ रहे हैं। हम हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, हमें जेलों में डाले, हमें मारे, हम अपनी गोलियां तो बीमारी है जी, हमने कोई महसूस नहीं किया पाकिस्तान की खातिर करते आप ये करैक्टर होता है। तो इसमें मेरी एक बैसियत है मुहब्बत वतन पाकिस्तानी के और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के मेरा ये मशवरा है कि आप फौरी तौर पे APC बुलाएं और फौरी तौर पे पार्लियामेंट का जो है जॉइंट सेशन बुलाएं और इन कैमरा जो आप ब्रीफिंग दें और पूरी कौम को इकट्ठा करें, पूरी कौम को एक चीज़ पे इकट्ठा करें। और मैं आपको ये भी कहता चलूँ सर, आपका बहुत बड़ा चैनल है कि मोदी ने जो तकरीर की है, आपने सुना उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जी मैंने पास किया है। पास का मकसद ये होता है कि मैं कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं कोई टॉक शो देख रहा हूँ, रुका हूँ, मैं पानी बंद करूंगा, मैं फार वायल जो है उसको थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ तो मेरे की कॉल आ जाती है। उन्होंने कहा, और दूसरों ने जो कहा है जी कि देखें जी अगर मुज़ाकरात होंगे तो आपके पाकिस्तान के कश्मीर पे मुज़ाकरात होंगे। इसका मकसद ये है कि जो उनकी अखंड भारत की जो सोच है, हिंदुत्व सोच है, जो उनके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है, वो अभी मकबूजा कश्मीर पे राजी नहीं है, वो आपका ये कश्मीर भी लेना चाहते, उसके अज़ाइम से यही है, यही लग रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकि ये हमें अकल के नाखल लेने चाहिए, जज्बात से बाहर निकल के। ये कोई मैं समझता हूँ कोई सियासत या गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये जो हमें बाहर निकलना चाहिए। और कप्तान वो कहते हैं ना जी, वो खेलन को मांगे चांद, वो किस तरह मुहावरा है जी, बिल्कुल अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ये हुकूमत वाले अब ऐसा न करें ना, इसको ये पूरी कौम को इत्मीनान मिले। अगर आपको अवाम ने वोट नहीं दिया, हम तो आपको फॉर्म 47 वाला समझते हैं। खैर साहब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मामला है तो आप तमाम जमातें यक ज़बान हो गई, लेकिन जब अफगानिस्तान का मामला आता है, ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, तो आपका बयानिया मुख्तलिफ है सर, उसमें भी बयानी के अंदर यकसानियत नहीं। फिर आपने बहुत बड़ा सवाल किया। देखिए ना सर, हम कतन नहीं कहते, मैंने पहले कहा है कि हमने जो है फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, हमारा तकरीबन कोई $90 बिलियन का नुकसान हुआ है, हमारे 70,000 से ज़्यादा जो है वो शुहदा है, और हम 30, 35, 40 साल से जो है हमें जो है वो मशक़ सितम बनाया जा रहा है, और हमारे ख़िलाफ़ जो है इंडिया की प्रॉक्सी जहाँ लड़ रही हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए गुजारिश ये है जी कि हम कहते हैं कि तरीक़ाकार ये है कि मैं पठान हूँ जी, हमारे अबाओ इदाद, हम इब्राहिम लोदी की औलाद हैं, हमारे अबाओ इदाद भी 300 साल पहले आए थे जी। देखे ना जी, हम ये कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं, हम उसको समझाते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो ये हमारे प्यार को, मोहब्बत को, यगानगत को ख़राब कर रहे हैं, आप उनको अपनी सफ़ों से निकालें। और ये मैं समझता हूँ कि ये बतौर रियासत, बतौर पाकिस्तान की भी पॉलिसियों का फला रहा है कि आप देखें जी 1979 में जब फॉल ऑफ ये हो रहा था अफगानिस्तान, तो आपने कहा जी कि नहीं जी हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त देनी है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ है। 9/11 के वाक़यात हुए जो आपने पाले, लोगों की शादियाँ हुई पूरी दुनिया से, जहाँ वो माइग्रेट होके आए, तो फिर आपने कहा नहीं जी ये तो दाढ़ी वाले दहशतगर्द हैं। तो देखे ना जी, वो हमारा एक दोस्त है, वो बड़ी अच्छी बात करता है, वो कहता है सर कि जो ये रोमांस की लैला है ना, हमारी भी तो हर 3 साल के बाद पॉलिसी चेंज होती है ना, हम भी को रोमांस की लैला एक रखें ना सर, हम रोमांस की लैला एक रखें। अब देखें उस पर बात करने को तैयार है। इमरान खान जी कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा पार्ट। अब देखें सर, आप पड़ोसियों से जंग नहीं कर सकते, पड़ोसियों से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। देखें उसके देखें ना, अगर हिंदुस्तान से बात हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं हो सकती। हम ये कतई नहीं कहते कि हम उनको सामने बिछ जाएं, झुक जाएं। हम उनको कहेंगे जनाब देखें जी हमारे साथ जो ये आपका रवैया है, या अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके पास बैठे हैं, तो हम उनकी निशानदेही करें। अगर उसके बाद भी वो कुछ नहीं करते, फिर उसके बाद पूरी कौम को इत्मीनान में लेके फैसला किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह मस्ती ख्याल साहब, बड़ी तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू की है कि ये जो वहदत है इसको बरकरार रहना चाहिए, और इसके लिए जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, वो उसे भी एंगेज करना चाहिए, उनके रहनुमाओं को जेलों से बाहर निकालना चाहिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, ताकि अगला जो मरहला है सफारतकारी का, उससे हम बेहतर अंदाज में टैकल कर पाएँ। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और कोशिश करेंगे कुछ और सियासी जमातों की आरा भी जानने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, जो हम बात कर रहे थे कौमी वहदत की कि जिसने इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई है पाकिस्तान को, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, तो हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेश खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इनफैक्ट जो इस वक्त कौम सबसे बड़ा सवाल कर रही है कि यूनिटी ने बहुत कुछ हमें कामयाबी दिलाई है, अब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो शायद वो जो एक कामयाबी का तसलसल है वो रुक ना जाए। तो क्या सजेस्ट करती है बतौर पार्लियामेंटेरियन, क्या किया जाए, बिलखुसूस जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो क्या करे ऐसा कि ये जो यूनिटी है कि कैरी फॉरवर्ड हो। देखिए, सियासत में यूनिटी एक अलग चीज़ है और जंग में यूनिटी एक अलग चीज़ है। जंग में यूनिटी जो है वो जिंदा कौमों की निशानी होती है, सबने मिल के दिखाई।
हालांकि शायद ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन कई मामलों पे जितनी ट्रोलिंग हमारी इंडिया से नहीं हुई उतनी कुछ यहाँ एक मखसूस जमात के लोगों ने की है। लेकिन ये यूनिटी हम इसको ये जो है इस वहदत को ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये तमाम मामलात के लिए भी ऐसी ही यूनिटी रहेगी। ज़ाहिर सियासत है, उसमें इख्तलाफ रहेगा, लेकिन ये बात बहरहाल खुशाइंद है कि जब कौमी मामलात हो तो वहाँ तक जो है कम अज़ कम सब साथ रहें। और साथ में इस वक्त हम तो बड़े एक्साइटेड हैं कि अब हिंदुस्तान के साथ गुफ्तगू के मरहले की तरफ जा रहे हैं। तो एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमने 4-5 जंगें लड़ी हैं, उसके साथ डायलॉग टेबल पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुल्क के अंदर एक सियासी जमात के साथ गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। लोग इस हवाले से भी सवाल करते हैं कि ऐसा नहीं है कि तेरे आप मुझसे तो बात ये शराजी साहब ना पूछें, क्योंकि मैंने बाबरी मस्जिद पे बयान दिया तो जितनी गालियाँ मुझे अंदर से मुल्क की एक सियासी जमात ने दी, मेरे ख्याल में भारत ने उससे कम ही दी। लिहाजा मैं ये जो अंदरूनी वादत है इसको मैं ज़्यादा अभी इस वक्त ना इस पर यकीन रखती हूँ, ना मैं समझती हूँ कि इतना आसान है किसी को जमात को जब तक वो खुद ना बैठना चाहे उसको साथ बैठा दे। लेकिन हम थोड़ी देर पहले तो बात कर रहे थे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है वो तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर गौहर बेचारे हैं चेयरमैन, लेकिन पता नहीं उनके साथ कितने लोग हैं। अच्छा, आपके ख्याल में तो आप, लेकिन अगेन फिर भी होता ये है कि इस वक्त हम एक नए मरहले में जा रहे हैं। सीज़ फायर 18 तारीख तक है, उसके बाद हम पहली बात तो इस दुश्मन के ऊपर कोई यकीन नहीं रखती। अच्छा, वो दुश्मन है जो तबाह बर्बाद हो गया इस वक्त इस जंग के नतीजे में। लिहाजा वो कितनी नेक नियति से वहाँ वो सीज बैठ के बातचीत करेगा, ये इस वक्त मेरे लिए इस पर यकीन करना मुश्किल है। मैं समझती हूँ कि हमें अपना तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, इसकी तरफ से किसी शरारत की भी जो है वो उसको हमें रद्द नहीं इम्कान को। तो सफारती महाज पे क्या हम समझते हैं, क्या सफारती महाज से हमें कामयाबी हासिल हुई अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये जो कामयाबी होती है और नाकामी अल्लाह की तरफ से, ये जो हमें नुसरत मिली है ना हमारी ज़ाहिर है इसमें मेहनत शामिल थी, हमारी जो PF की महारत शामिल थी, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना ये असले के ज़ोर पे होती है नुसरत और ना नुसरत आपकी साइज़ पे होती है, ये खुदा की तरफ से। और एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी वज़ीर इत्तलात पंजाब की कि जो वॉर स्ट्रेटजी थी ये मियां नवाज कभी-कभी शगुफ़े अच्छे लगते हैं ऐसे टेंस माहौल में। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहबा। इनफैक्ट बात कर रही थी, वो कह रही हैं कि यूनिटी गोया कि ज़रूरी तो है, लेकिन ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें कामयाबी मिली है भारत के ख़िलाफ़, लेकिन अभी भी हमें उस दुश्मन पे एतबार नहीं करना चाहिए और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमारी एफ़र्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मौसर और बेहतर होनी चाहिए। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से भी गुफ्तगू करें, उनकी राय को भी शामिल कर अपने प्रोग्राम में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में यूनिटी की, कौमी वहदत की, कि जिसका इजहार बहरहाल भारत के ख़िलाफ़ हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा अलामा नासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जानना ये चाह रहे कौम के एक हमने यूनिटी दिखाई तो है, बट ये कि आगे भी चल पाएगी इसी तरह और हम अपने अंदरूनी मसाइल हों या बैरूनी महाज़ों पर लड़ना हो, ये कैरी फॉरवर्ड करेगी कि या बस थोड़ी देर के लिए थी, उसके बाद फिर हमें वही माहौल देखने को मिलेगा पार्लिमान और पार्लिमान से बाहर कि जहाँ पे आपस में दस्तगिरबा हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो एक बहुत बड़ा मकसद और हदफ लेके मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक शुरू किया, औरतों और बच्चों को मारा और साबित ये करना चाह रहा था कि मैं इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत हूँ और मैं जो चाहूँ करूँगा, जब चाहूँ मारूँगा, जहाँ चाहूँ मारूँगा। और दुनिया को ये बताना चाहता था कि अगर इस रीजन के अंदर कोई बात करनी है तो मेरे साथ बात करो, मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने और अवाम की यूनिटी ने जो खड़ी होगी, अवाम हमारे जवान खड़े हो गए, सोशल मीडिया पूरी कौम इकट्ठी होगी और मोदी की आरज़ू को खाक में मिला दिया। ये एक बिदअत थी जो पहले अमेरिकन ने शुरू की थी कि जहाँ से मैं थ्रेट होगा मारेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ का ये डोनाल्ड ट्रंप बन रहा था या नेतन्याहू बन रहा था और ये उसकी आरज़ू खाक में मिल गई है। वो शिकस्त खा गया, रुसवा हो गया है। वो समझता था कि मैंने गुजरात में आवाम को कत्ल किया और मैं बड़ा लीडर बन गया, अब मैं पाकिस्तान पर हमले करूंगा, मारूंगा, मैं कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। अब वो सारी की सारी चीज़ें पीछे चली गई हैं। अब कश्मीर का मसला दुनिया में ज़िंदा हो गया है और उसके बारे में लोगों को पता चल गया कि ये ऐसा गुब्बारा जिसमें हवा है। उसका तकब्बर, गुरूर और उसका लालच और भी खौफ भी है, वो बुज़दिल भी अंदर से उसको ले डूबा है।
क्योंकि तारीख में भी आता है कि अम्पायर्स बनती भी इसी वजह से हैं और उनका डिक्लाइन भी इसी वजह से हो रहा है। तो उसकी ताकत की जो एम्पायर वो बना रहा था वो गिर गई है उसकी अपनी हमाकत की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के बर वक्त जवाब से बिलखुसूस एयरफोर्स की वजह से जिसने वाक़ईन उसको पैरालाइज कर दिया था उसके सिस्टम को। तो ये तो पाकिस्तान के अवाम भी इकट्ठे थे, साथ थे, वतन है हमारा, हमारा इख्तलाफ किसी से हो सकता है, वतन से तो नहीं हो सकता। फिर कुरान की वाज़े आयात है और अल्लाह के वाज़े फरामीन है। ये कुरान की एक आयत मशहूर है, वल्लाहि यजअलल्लाहु लिल-काफ़िरीना अलल-मुमिनीना सबीला। इसे एक डॉक्ट्राइन के तौर पर लिया गया है जिसको अरबी में कायदा फ़िकिया कहते हैं हम लोग, फ़िक़्ह की ज़बान में, कि कुफ़ार को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देना, उनका हेजमनी को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना, उसका मुकाबला करना है, न सियासी तौर पर, न माशी तौर पर, न समाजी तौर पर, न सकाफती तौर पर, न अस्करी तौर पर, किसी भी लिहाज से मुसल्लत नहीं होने देना है। और उसका मुकाबला करने के लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है, वहदत बहुत ज़रूरी है। एक घर अगर यूनाइट ना होना तो अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता, गली महल्ले के दुश्मनों का। तो इतना बड़ी दुनिया दुश्मन है, पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली बहुत आम जगह पर वाक़ है। दुनिया में जितने हवादिस और तहव्वुलात हैं वो इस जगह के साथ गहरा ताल्लुक है उनका। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे, अपने आप को यूनाइट नहीं रखेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर कोई और हमला हमारे पर होगा। दुश्मन तो सौदा नहीं है, दुश्मन तो जख्मी सांप की तरह है। लिहाजा हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अदलिया की जिम्मेदारी है। चर्चिल ने जब इंग्लैंड पर हमला तो पूछा था कि क्या हमारी अदालतें चल रही हैं, सही फैसले हो रहे हैं, उन्होंने कहा उन्होंने कहा हमारे मुल्क को कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी अदालतें, इनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अवाम को जो अपने वतन से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं, इनके साथ अदल इंसाफ से पेश आए, इनको इंसाफ दें, अदल दें। लेकिन जो आपने हुकूमत की बात की वो तो कह रहे हैं वो डायलॉग टेबल पे तो लाना चाहिए। हमारी हुकूमत जिसको भी चाहिए और डायलॉग नहीं होना चाहिए, गोंगलों से मटन झाड़नी चाहिए, उसके लिए अमल नजर है। कैसे अमल? सियासी कैदियों को छोड़ दें ये लोग। अच्छा, वो पॉलिटिकल वर्कर है। किसी भी मुल्क की सियासी जिंदगी और हयात के लिए पॉलिटिकल वर्कर बहुत अहम होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। इनको तो सलूट करना चाहिए। जिनको हम जेलों में डालते हैं, उनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और जाली पर्चे काटते हैं, फिर कभी एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह एक ही दिन में कई FIR होती हैं। ये लाकानूनियत का जो नंगा चेहरा जो है ना, ये हमारे सामने आता है। ये रिहा करने से मुराद आपका NRO है या आप कहते हैं अदालतें फैसला करें ना? NRO वो नहीं मांगते। अगर NRO मांगते तो लिख देते कि हम इमरान खान से ऐलान ताल्लुक ही करते हैं, तो आ जाते। वो नहीं चाहते। वो इज्जत है सियासी जद्दोजहद की। पॉलिटिकल वर्कर माथे का झूमर है, ये सर का ताज है। लिहाजा हुक्मरानों को चाहिए कि पॉलिटिकल जो क्या विक्टिमाइजेशन करते हैं ख़त्म करें, अदलिया आज़ाद होकर काम करे और इलेक्शन कमीशन को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखें, सानिया नशतर ने KPK से इस्तीफ़ा दिया था। सेनेटर ताज अदल साहब हमारे बुजुर्ग थे, यहाँ पर फौत हो गए, अल्लाह ने नसीब करे, उनकी जगह पर सेनेटर आ गया है और बलूचिस्तान वाले से भी आ गए। यहाँ से KPK से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है? ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इलेक्शन कमीशन का वाकई खिलाफ एक कानून और आईन इकदाम। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के अवाम को यूनाइटी रखना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी और ऐसे फैसले अदलिया के जो खिलाफ कानून है, ये अवाम की यूनिटी पर वार होते हैं, अवाम को डिस्टर्ब करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा रहा है, हमारे सामने किरदार रहा है, इसलिए अवाम की यूनिटी पर कारी ज़रब लगाई है। इन सबको अपनी जगह पर आना पड़ेगा और इनको बड़ा दिल करना पड़ेगा फॉर्म 47 वालों को, ताकि पाकिस्तान सही तरह से चले। हम सब का पाकिस्तान है, देख लिया आपने। यही अवाम है जिनके हक़ पर लोगों ने डाका डाला 8 फरवरी को, फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47। लेकिन ये अवाम कितने बड़े हैं, कितने बड़े दिल के हैं, ये सब के बावजूद वतन के साथ खड़े हैं। तो अब आप सफारती जंग भी लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि डायलॉग टेबल पे बैठना है, तो अब उस वक्त में उस मौके पे भी कौम पीछे खड़ी होगी, पार्लियामेंट पीछे खड़ी होगी, हुकूमत ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। देखें ना कि जब आपकी ना पार्लियामेंट पीछे खड़ी हो, ना कौम खड़ी हो, तो आप तो हवा में खड़े, आपके पाँव ज़मीन पर है ही नहीं है। आप कैसे डायलॉग के अंदर अपने मुल्क और अपनी कौम के जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल रख सकेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? ज़रूरी है। तो आपकी कोई कंडीशन है कि हुकूमत ऐसा करे तो तब आप खड़े होंगे या अनकंडीशनल? पाकिस्तान के साथ तो हमारी कोई कंडीशन नहीं है, ये हमारा वतन है, ये इनका नहीं है खाली, और हम इसके बावफा बेटे हैं, गैरतमंद बेटे हैं। ये हमारी मादरे वतन है, इसकी नामूस है, हम इस पर फिदा हो जाएं। लेकिन ये हमारे इन पाक जज्बात से सुइस्तेफादा न करें, इनको भी अपना काम करना चाहिए।
वरना तारीख में लिखा जाएगा। उसके स्याह सफ़े भी होंगे और लहू रंग सफ़े भी होंगे खूबसूरत। और लहू रंग जो होता है ना, लहू का रंग ये नहीं मिट सकता, ये हमेशा रहता है। और काले सफ़े जो होते हैं ना, ये बदनुमा दाग होते हैं। अल्लाह ना करे हमारे मुल्क की सियासी किताब के अंदर जो स्याह सफ़े है ना, वो मज़ीद बढ़ते जाए। मेरे ख्याल में इनको डिलीट होना चाहिए और खूबसूरती की तरफ जाना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लामा राजा नासिर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे बड़ी तफसील से कि कौमी वहदत, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी ताकत लेके आती है, लेकिन वो ताली कहते हैं कि दोनों हाथ से बजती है। बिलखसूस यहाँ तो हुकूमत वक्त का बड़ा अहम रोल है इस वहदत को आगे लेके चलने के लिए। अगर वो करेंगे तो यकीनी तौर पर अपोजिशन जमातें भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगी। कोशिश करेंगे कुछ और सियासतदानों से भी गुफ्तगू कीजिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली सैयद आगा रफ़ीउल्लाह। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, यूनिटी तो आपने दिखाई, उसके नतीजे में फिर भारत के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी भी मिली, लेकिन अब कौम का सबसे बड़ा सवाल है कि ये इत्तेहाद बरकरार भी रहेगा या फिर ये अवान हमें मछली मंडी नज़र आएगा, फिर दस्त गिरबां होंगे। कल भी हमने देखा कि मनी बिल था, हुकूमत वक्त पास नहीं करा सकी सर, तो माहौल दोबारा गड़बड़ तो नज़र आ रहे। इस वहदत को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है? देखें, ये तो हमारे इंटरनल इशूज़ हैं, कभी बिल पास होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन जो जिस तरह आपने कहा कि यूनिटी शो हुई है और कौम ने पूरा अपनी अफवाज के साथ अपने इदारों के साथ खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो इंटरनल मामलात हैं ये तो जिंदा कौमों की निशानी है। अगर हम कोई वो तो नहीं है ना कि एक लकीर के फ़कीर नहीं है, मेरी राय आपसे अलग हो सकती है, मेरा आपसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमीज़ में, जमहूरी अंदाज में, रिवायात में जो हमारे आपके बुज़ुर्गों की एक रही है कटिसी, वो उसके अंदर रहते हुए इख्तलाफ कोई बुरी चीज़ नहीं है। और बाकी रहा जो इख्तलाफ के साथ कुछ गिले भी हैं ना कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनके लोग असीर हैं, उनके साथ गुफ्तगू नहीं की जा रही, उनको एंगेज नहीं किया जा रहा। ये गिले आपको लगता नहीं कि थोड़े बहुत? तो PTI का गिला जायज़ इसलिए है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो प्रोटेस्ट करे, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए उनका राइट बनता है। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको एंगेज रखें, उनको इदारों के साथ टकराने ना दें। गवर्नमेंट का काम है कि वो शील्ड का किरदार अदा करें, इनको भी और उनको भी, दोनों को प्रोटेक्ट, क्योंकि ये सब रियासत की जिम्मेदारी और रियासत के इस टाइम जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और उनको चाहिए कि तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलें। अपोजिशन में जो बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं ना। तो सर, हुकूमत का रिमोट कंट्रोल तो आप हैं, आपके बगैर तो चल ही नहीं सकती, तो कुछ तजवीज़ तो दे दें कि क्या वो एंगेज करें तहरीक इंसाफ को, किन के साथ बात करें, सिर्फ मिस्टर गौर से या इमरान खान से, किससे गुफ्तगू करनी चाहिए सर? यहाँ कन्फ्यूजन जो है ना वो PTI के अंदर है। PTI के अंदर ऐसे है कि देखें, जब खान साहब भी खुद कंफ्यूज है, एक दिन कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ो, दूसरे दिन बोले नहीं छोड़ो, एक दिन बोला बैरिस्टर, दूसरे दिन बोले कि नहीं फिलहाल। तो ये कन्फ्यूजन तो खान साहब और उनकी पार्टी में है, ये चीज़ें उनको क्लियर करनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट एंगेज करने के लिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आएँ, ये जिस बुर्जबारी का आपने मुजाहरा किया है इसको कंटिन्यू रखने के लिए मैं सालिसी का किरदार भी अदा करता हूँ, मैं फोरम भी देता हूँ। तो स्पीकर ऑफिस मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है PTI को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाए, इस जो ऑफ़र है, ये जो अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने, उससे फ़ायदा उठाए, कौम को इस मुश्किल से निकाले, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की पगड़ी उछालने की सियासत करें। एक अच्छा मौका मिला है। देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ौरन फ्रेश इलेक्शन के बाद कहा कि जी आएँ, हम आपको बगैर किसी शर्त के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट बनाएं, आप कंफ्यूज थे नहीं बनाई। फिर उसके बाद आपको मुसलसल मौके मिले, आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर पे ये कहा है, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहे कि आएँ, तो इनको ये बात वज़ीर आज़म की माननी चाहिए। और साथ में क्योंकि आपको भी थोड़े बहुत तो गिले हुकूमत वक्त से है ना, तो आप समझते हैं कि आपके कंसर्न्स हो, PTI के आगे बजट आ रहा है ना सर, तो प्रपोजल्स तो आपकी भी होंगी, तो कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं ताकि एक दबाव में रहे हुकूमत और आपकी बात को भी सुना जाए, तहरीक इंसाफ की बात को भी सुना जाए? बात यह है कि जॉइंट PTI के साथ तो जब होगी ना कि PTI का पता हो कि हमने PTI में किससे बात करनी। ओह अच्छा, अभी तक आपको मालूम ही नहीं है किससे बात करनी? हमें सब मालूम है, उनको नहीं मालूम ना कि उन्होंने किस तरीके से। देखें, आप मुझे बताएं कि PTI में इस टाइम पावर कॉरिडोर किसके पास है? यकीनन आपको सोचना पड़ता है कि किसके पास है। इसीलिए जब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जर्नलिस्ट हैं और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हमें इतना सोचना तो आवाम कितनी कंफ्यूज होगी। तो इसलिए ये PTI को चाहिए
कि आप इन चीज़ों से निकल आए। कैदी नंबर 804 ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान ज़रूरी है। और लास्टली आपके चेयरमैन क्योंकि वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनको सफारतकारी का तजर्बा है, अब अगला मरहला तो डायलॉग टेबल है हिंदुस्तान के साथ। कुछ आपकी जानिब से प्रपोजल्स आ रही हैं हुकूमत वक्त को पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं कि अगर हमने हिंदुस्तान को एंगेज करना भी है तो किन ग्राउंड्स पे करना है और कैसे करना है? देखें, इसकी ज़िंदा आपने अभी देखा कि इस सारे जो बंवर था, इस जंगी माहौल था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसी भी इस बात से हट के कि वो फॉरेन मिनिस्टर है या नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, इस पाकिस्तान की मकबूल तरीन और मजबूत तरीन पार्टी के चेयरमैन है। उन्होंने अपने लोगों की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की बेहतर नुमाइंदगी करते हुए आपने देखा कि इंडिया के पास एक ही शख्स की बूम चल रही थी और वो थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो सेकंड के लम्हे पे भी इस चीज़ पर चेयरमैन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी को। हमारे साथ मौजूद हैं JUFA से रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो इस वक्त यूनिटी है जो पार्लियामान के अंदर भी नज़र आ रही है और पार्लियामान के बाहर भी, अब इसको आगे लेके चलना भी बड़ा ज़रूरी है अगर हम अपने मसाइल को हल करना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत वक्त की सोच जो है और अपोजिशन जमातें भी रिस्पॉन्ड कर रही हैं? देखिए, वाकई इस चीज़ को भी पाकिस्तानी अवाम को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि हो सकता है ये कोई एक टेस्ट किया गया हो पाकिस्तान के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि आया ये कौम सो गई है, जागी हुई है, आपस में ये इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद हो सकते हैं, क्या वो हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुकाबला करने की कितनी इनके अंदर कैपेसिटी है। तो उनके जो इरादे थे या उनकी जो नीयत है उसका तो मुँह तोड़ जवाब दे दिया गया। लेकिन यूनिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख्वाह वो आप हालात जंग में हों या आप हालात जंग से बगैर अमन के उसके अंदर रह रहे हो। बात यह है कि जब तक आपकी जब आवाम खुशहाल होगी तो आपका मुल्क भी खुशहाल होगा। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि आवाम की खुशहाली के लिए जो है वो उस तरह से कोशिश नहीं की जाती या उनके मसाइल को एड्रेस नहीं किया जाता। हम अभी तक उलझे हुए हैं अपने मामलात को रिजॉल्व करने के अंदर। बड़ी बड़ी जमातों को आप देख लें कि उनका एक ही एजेंडा, एक का एजेंडा है उसको नीचा दिखाना और एक का एजेंडा है कि उसको भरपूर तरीके से जो है ऊपर लेके जाना कुछ मखसूस लोगों का। लेकिन जहाँ तक यूनिटी की आप बात करते हैं वो होनी चाहिए और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया को भी एक मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन आपके रहनुमा की तरफ से भी हुकूमत वक्त से गिला किया जाता है कि अपोजिशन जमातों को एंगेज नहीं किया जाता। इस कामयाबी के बाद हुकूमती रवैये में कोई बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि अपोजिशन जमातों को एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, कौमी मामलात हों या इंटरनेशनल इशूज़ हों उनके ऊपर उनकी राय ली जाए? कोई बदलाव आपको नज़र आया है? नहीं, मुझे कोई इतना कोई खातर खा बदलाव नज़र नहीं आ रहा। इंगेज करना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि मौलाना साहब हमेशा यहाँ पर आके बार बार जो है इस ख़तरे की तरफ निशानदही कर चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से प्रॉक्सी जारी है। प्रॉक्सी भी तो ज़ाहिर बात है इसी मुल्क की तरफ से जारी थी और वो वाज़ेह सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि इंडिया हमेशा जो है बलूचिस्तान को यूज़ करता रहा है प्रॉक्सी वार के तौर के ऊपर। ईरान की तरफ से भी कुछ मुदाखलत आती है, लेकिन जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान में थे, भी कुछ दिन पहले की बात है, आपके तमाम ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए थे बलूचिस्तान से। हमें इतनी मुश्किल हो रही थी और हम क्योंकि वहाँ पर रहते हैं तो हमें पता है कि इन हालात के अंदर मतलब क्या है। आपका मुल्क, वहाँ पर बातें हो रही थी कि जी ये आपका दोबारा से जुदा हो जाएगा, ये आप एक दोबारा फिर इस दुख को बर्दाश्त करेंगे अपने एक हिस्से को जुदा करने के ऊपर। तो ये आवाज़ें क्यों निकल रही है जब हम दुश्मनों को गले लगा लेते हैं और जब हम बात करते हैं कि आप दुश्मनों के साथ बैठें और हर जंग का हल क्या है, आपस में मुफाहिमत, बातचीत, और जंगें अच्छी नहीं होती। तो फिर ये तो हमारे अपने प्यारे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं जिनको लोग प्रॉक्सी के तौर पर या उनको किसी लालच के तौर पर या हो सकता है उनके कुछ अपने ऐसे कुछ उनकी महरूमियाँ रह गई हों जिनको हुकूमत जो रियासत माँ जो होती है वो उनको पूरा ना कर पा रही हो और वो उन महरूमियों की वजह से कोई दूसरा तीसरा बंदा उस महरूमियों का फ़ायदा उठाते हुए उनको इस्तेमाल कर रहा हो। तो इन बच्चों को, उन जो हमारे बच्चे जिनको ये कभी बागी कह देते हैं, कभी जो है दहशतगर्द कह देते हैं, तो उनको भी साथ लेके उनकी महरूमियों को दूर करते हुए लेके चले। वो भी हमारी कौम के बच्चे हैं और इन हालात के अंदर बेहतरी आनी चाहिए। KPK में क्या हालात हैं, क्या किस तरह से हो रहा है, तो हुकूमत को इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुश्किल कड़ी हमारे ऊपर आई, हम लोगों ने जो है उसका भरपूर डट के जो है मुकाबला किया। तो देखें जहाँ पर अफवाज खड़ी हैं अपना मुकाबला करने के लिए, वहीं पर ये आपके जो बच्चे हैं ये भी शायद उस वक्त आपका साथ देते, तो कभी उनको अपने साथ लेके चलिए। और साथ में जब आप बात कर रही हैं कि बलोच नाराज़ लोगों से गुफ्तगू की जाए, तो पार्लियामान के अंदर भी कुछ जमातें नाराज़ हैं। तहरीक इंसाफ, हुकूमत वक्त के लिए आपके पीस ऑफ एडवाइस किया कि उनको भी एंगेज किया जाए, सियासी असीरों की रिहाई की वो बात कर रहे हैं।
मिल बैठ के गुफ्तगू करने की बात कर रहे हैं। इस हवाले से JGFA का मौक़िफ़ क्या है? देखें, असीरों की जहाँ तक बात होती है सारे मामला अदालतों के हवाले किए हुए हैं। अब ये कह देना, और जहाँ तक ये मैं इस पर सख्त इख्तिलाफ़ करूँगी अपनी अपोजिशन अपने साथियों से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, बात ये है कि वो उनका मुद्दा ही तान शुरू भी इसी चीज़ से होती है कि अपने रहनुमा की आज़ादी, अपने रहनुमा की आज़ादी, और तान टूटती भी उसी चीज़ के ऊपर है। वो बीच में से जो लाइन जो अहम है, जो मतलब जो कनेक्ट होती हैं आपके मुल्क की हार्ट के साथ, उसको जो है वो भूल जाते हैं। और उनका काम उनको बस सिर्फ एक यही डिमांड है कि उनके रहनुमा को जो है रिहाई दे। उसके लिए इनके पास ये उनको ब्लेसिंग है उनके लिए कि फ़ोरम उनको मिला हुआ है, इतने लोगों की आवाज़ है। ये अगर तरीके के साथ चलें, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, अपनी बात भी आवाम के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। इस मामले में इनके आपस में खुद इनकी जमात में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जहाँ तक बात है कि जहाँ मुल्क की सलामती की हो तो बड़ी मुझे माज़रत के साथ इनकी तरफ से बहुत सारी जमात को, बल्कि आपके रहनुमा को इन चीज़ों को स्नप करना चाहिए कि जनाब आप इस तरह की बातें नहीं करें, सब मुल्क की सलामती के लिए अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं। तो आप देख लेंगे किस तरह की है, ये अभी तक मैच्योर नहीं है। तो ये मामला, अगर ये कहना कि अभी उनको इस मामले पे हम कौमी सलामती के मामले पे लेके बैठेंगे कि जी एक कैदी को बुला लिया जाए, भी मामला अदालत ने जो है हल करने हैं। अगर उनके मामला अदालत क्लियर कर देती है तो उनको जानबूझ के या ऐसे ज़बरदस्ती रखना, ये इसके हम खिलाफ है। मतलब हर मामला तरीके के साथ होना चाहिए। तो इसको हुकूमत को भी देखना चाहिए इस चीज़ को कि अफ़वाम तफ़हीम का कोई रास्ता निकाले, अगर कोई रास्ता निकलता है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि इसके लिए अफ़वाम तफ़हीम का कोई रास्ता निकाले। आलिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसीलन वो बात कर रही थी कि अगर यूनिटी को हमने मेक श्योर करना है तो अगेन वही बात जिससे पहले कई रहनुमाओं ने की है कि इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस यूनिटी ने पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ मैदान जंग में बहुत बड़ी कामयाबी दिलवाई है। पाकिस्तान सुरखरू हुआ है और दुनिया भर में गोया कि भारत एक शिकस्त खुर्दा मुल्क के तौर पे सामने आया है। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कल को जाके अपने सफारती महाज पे भी एक जंग लड़नी है, और अगर वहाँ पे लड़नी है तो पहले घर के अंदर एक इत्तेहाद इत्तेफाक बड़ा ज़रूरी है, और फिर इस इत्तेहाद इत्तेफाक का मैसेज गोया कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी जाएगा उन तमाम ममालिक के लिए कि जो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, मसला कश्मीर को हल करना हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, सरक्रीक हो, या हिंदुस्तान के साथ जितने और मसाइल हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि इत्तेफाक इत्तेहाद हो, ताकि जो अगली जंग है सफारती, उसमें भी पाकिस्तान को आलमी सतह पे एक तो भरपूर सपोर्ट मिले, और पाकिस्तान के अंदर गोया कि अपना होमवर्क भी हमारा बेहतरीन हो। क्योंकि जब तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे मिल के इनपुट देंगे तो यकीनी तौर पे जो डायलॉग टेबल पे हमारे पॉइंट्स होंगे वो बड़े ही ताकतवर होंगे, बड़े लॉजिकल होंगे, और उनको दुनिया को डिनाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और लामाला तौर पे फिर हिंदुस्तान हमें बैक फुट पे जाता हुआ नजर आएगा। और वो मसाइल के जो आलमी गोया के फोरम्स पड़े हैं, UNO की करारदादें चीख के कह रही है कि मसला कश्मीर एक बड़ा सीरियस इशू है, इस इशू को हल होना चाहिए। तो लगता ये है कि ये यूनिटी अगर बरकरार रही तो ये हिंदुस्तान को न सिर्फ बैक फुट पे डालेगी, बल्कि वो मसला कि जिसके बारे में कहा जाएगा तो शायद अब किताबों के औराक में गुम हो गया है, वो दोबारा ज़िंदा भी हुआ है और मुस्तकबिल करीब में शायद हल होने भी जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।